नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की जिला स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिरकत। दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों और स्वरोजगार करने वाले दिव्यांगों को किया सम्मानित। उत्तराखंड में 28 जनवरी से ही होंगे नेशनल गेम्स। भारतीय ओलंपिक संघ ने खेल विभाग को भेजा पत्र। खेल मंत्री रेखा आर्या ने जताया आभार। सशक्त भू कानून जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार ने तेज की तैयारियां। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर जनता से लिए जाएंगे सुझाव। कांग्रेस ने कसा तंज। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग सक्रिय। अल्मोड़ा में विभाग ने वन पंचायत सरपंचों और ग्रामीणों के साथ की कार्यशाला की सहयोग की अपील। और बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बाघ रक्षक योजना शुरू। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हुई लॉन्चिंग। हाल ही में मिली है योजना को मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर देहरादून में समाज कल्याण विभाग ने राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका शुभारंभ सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम ने दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों और स्वरोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के उपयोग में आने वाले उपकरणों को 1 साल तक निःशुल्क उपलब्ध करवाने और दिव्यांग छात्रों को यूपीएससी की निःशुल्क पढ़ाई करने की बड़ी घोषणा भी की। हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर अभी पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए ज़रूरी होती है वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन तय समय पर होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड को पत्र जारी कर इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड खेल विभाग को लेटर जारी कर खेल आगे बढ़ाने के लिए कहा था, जिसके बाद उत्तराखंड खेल विभाग द्वारा वक्त पर राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का आग्रह किया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी 2025 से 24 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल आयोजित होने की घोषणा कर दी है। संघ के इस फैसले पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये उनकी तैयारियों पर मोहर लगने जैसा है। शेड्यूल घोषित होने के बाद रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड पहले से ही इन तिथियों के मुताबिक अपनी तैयारी कर रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी इन्हीं तिथियों की संस्तुति की गई थी। रेखा आर्या ने कहा कि तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और ये आयोजन ऐतिहासिक होने वाला है। प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमाने ढंग से खरीद बिक्री पर अंकुश लगेगा, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं और इसके लिए कड़े प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए सशक्त भू कानून शीघ्र लागू किए जाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नया भू कानून जन भावनाओं के अनुरूप होगा। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के इस कथन का स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं तो।
तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है, और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की त्रैमासिक बैठक हुई, वहीं जिसमें उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी भी मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि सर्दियों में निराश्रित गौवंश का ठंड से बचाव कैसे किया जाए, इस पर हमने चर्चा की। उन्होंने कहा देहरादून के सभी गौसदनों में निराश्रित पशुओं के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं और शहर भर में कहीं भी कोई पशु निराश्रित पाया जाए तो उन्हें गौसदन में लाए जाने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी अपनी टीम के साथ अभियान चलाएंगे। देखिए, जैसे आपको पता है अभी जो त्रैमासिक बैठक हुई थी तो उसमें जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे और मैं भी उस बैठक में था। तो उसमें बेसिकली जो मुद्दे थे, स्पेशली अभी आगामी आपका विंटर सीज़न आ रहा है, तो जो पशु हैं उनको भी क्योंकि हम ठंड लगने संभावित है, जो निराश्रित गौवंश है तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इस पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो उस पे यही हमने निर्देश भी जारी करे हैं कि जो अलाव वगैरह हैं जो वहाँ पे गौसदन बने हैं उनमें जलाए जाएँ। तो जो कंसर्न्ड गौसदन मालिक हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं उनको भी दिया है, जैसे नगर निगम है, और जो हमारे डिपार्टमेंट्स कोई गौसदन अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी करा, और जो एनजीओज कर रहे हैं उनको भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। बाघों को विलुप्त होने से बचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास को बढ़ाने के लिए बाघ रक्षक योजना कार्यक्रम की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने लॉन्चिंग की। आपको बता दें, बाघों के संरक्षण को लेकर पिछले हफ्ते ही देहरादून में हुई एक बैठक में बाघ रक्षक योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इससे काफी फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो उन क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, सेवित ग्राम जो हमारे हैं वो बिल्कुल कॉर्बेट से लगे हुए हैं, तो बच्चे काफी जागरूक होंगे इससे, और वन्य जीव और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनसे वो बहुत अच्छी तरह जागरूक होंगे, और जिससे उनको लगेगा कि कैसे हम एक उनसे मित्रवत व्यवहार के साथ भी जिया जा सकता है। तो ये सब चीजें उनको और उनके घर वालों को काफी चीजें जो है बच्चे अवेयरनेस खुद भी होंगे और फैलाएंगे भी। इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे बच्चों को और स्कूल को होगा। देखिए, हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से एक वृहद प्रोग्राम बाघ रक्षक प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसको अभी कुछ दिन पहले जो फाउंडेशन की जो शासी निकाय की बैठक थी उसमें माननीय जो हमारे वन मंत्री जी हैं उन्होंने इसको हरी झंडी दी। आज उसके पहले फेज के रूप में जो स्कूल है, यहाँ पर हमने 3 स्कूलों को चिन्हित किया है, ढिकुली, ढेला और कालागढ़ में, और जो रामनगर महाविद्यालय है उनमें इस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन स्कूलों में सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें कि बच्चों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण की कार्यवाही अलग अलग की जा रही है उनके बारे में, जो अलग अलग तरह के विश्व स्तर पर जो अलग दिन मनाए जाते हैं, चाहे वो वल्चर डे हो या ओजोन डे हो, उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि हर स्कूल में एक नेचर क्लब और एक बायोडाइवर्सिटी वॉल उसका डेवलपमेंट किया जाए, और साथ ही एक जैव विविधता पर एक लाइब्रेरी जो है वो सारे स्कूलों में चिन्हित की जाएगी और बनाई जाएगी। प्रदेश के एकमात्र सबसे बड़े जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की कवायद लगातार जारी है, और इसी के संदर्भ में डोईवाला उपजिलाधिकारी के कार्यालय पर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाले ग्रामीणों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में डोईवाला उपजिलाधिकारी अपर्णा ढूंढियाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार युकाडा देहरादून और नायब तहसीलदार SLAO के साथ तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि विस्तारीकरण की जद में आने वाले परिवारों के साथ जो परिवार बच रहे हैं उनका भी विस्थापन किया जाए और सभी प्रभावित विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन दी जाए। साथ ही
जमीन बड़कोट रेंज जौलीग्रांट में ही दी जाए। इसके साथ ही विस्थापित होने वाले परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी विभाग में रोजगार दिया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो किसी भी सूरत पर अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारा जौलीग्रांट एयरपोर्ट है उसका एक्सटेंशन का काम चल रहा है इस समय, क्योंकि यहाँ पर अब और सेवाएं भी प्रारंभ की जानी है, तो इसलिए एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का कार्य हो रहा है। तो उसी के तहत हम लोगों ने के द्वारा ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं जिनके नाम पे ज़मीनें हैं उसके कुछ पॉइंट्स थे। तब जब हमारी जो टीम है वहाँ गई थी तो उनको बताया गया, तो उसी के तहत आज एक मीटिंग रखी गई थी जिससे इनके जो भी मांगे हैं उनको लेके उच्चाधिकारी को सूचित किया जाए कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। तो यही इसी प्रकरण के तहत हम लोगों ने आज बैठक की गई थी। तो एक बैठक हुई इसमें। अब चूँकि एयरपोर्ट एक्सटेंशन का काम भी होना अनिवार्य है, तो हम जो भी इनकी मांगे हैं वो लेके अब आगे इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो इनको अवगत कराया जाए। जिस प्रकार से हम लोग पूर्व में भी यहाँ पे टिहरी से विस्थापित होकर यहाँ पे स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो एयरपोर्ट का भूत है ये बार बार हम लोगों के पीछे पड़ जा रहा है। इससे पूर्व में भी जो एक गांव हमारा बागी था उसको भी यहाँ से हटाकर ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया। तो चलिए वो कोई बात नहीं, विकास के नाम पे अगर वो शिफ्ट हुए हैं तो विस्थापन नीति के तहत हुए हैं। उसके बाद सरकार द्वारा हमारी 2.5 बीघे ज़मीन रोड के लिए अधिकृत कर ली गई, वो भी हमने विकास के लिए हमने उसमें भी कुछ नहीं बोला, योगदान दिया। चलो उसके पश्चात क्या होता है कि जो ये खान गाँव के अभी फौजी आया था इनको सरकार द्वारा वहाँ पर दुकान और मकान के लिए जगह दी गई थी, वो भी एयरपोर्ट के बूथ खा गया। अब ये 80 मीटर पे फिर से आ गए। अब आप सोचिए 2.5 बीघे इधर से काट ली, आवासीय उधर से काट लिया, 80 मीटर इधर से काट लिया, तो बचेगा क्या? ये तो भूमिहीन होने के कगार पे हम लोग। तो इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को भी हमने अवगत कराया है, माननीय जो हमारे विधायक हैं ब्रिजभूषण गैरोले जी उनको भी इनसे भी अवगत कराया है। डीएम देहरादून से भी हम इस संबंध में बात की है, एसडीएम महोदय से भी हमने बात की है। और अभी जो अगला हमारा कदम होगा, हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पास जाने वाले हैं। लोहाघाट का व्यस्तम डिग्री कॉलेज तिराहा दुर्घटनाओं का बड़ा संभावित क्षेत्र बनता जा रहा है। आए दिन तिराहे में दुर्घटनाएं होती रहती है। तिराहे में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने बताया कि इस तिराहे की चौड़ाई काफी कम होने की वजह से आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती है। इसीलिए इस तिराहे से रोज सैकड़ों छोटे बड़े वाहन क्योंकि गुजरते हैं। उन्होंने बताया मीना बाजार से आने वाले चौपहिया वाहन एक बार में यहाँ पर मुड़ नहीं पाते, जिन्हें काफी दिक्कतों के बाद चालकों को मोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से हर वक्त यहाँ पर जाम रहता है। पहले इसमें क्या है ना, एक तो ऊपर से आने वाले जितने भी हैं यहाँ को बैंड बहुत गलत सा बैंड हो रखा है। एक्सीडेंट के चांस मतलब कोई ना कोई डेली का ये है कि मेरे को 7-8 महीने यहाँ पे को रखे हैं, कोई ना कोई गिरने में ही है यहाँ पे को। और बाकी बसों का हो गया, स्कूल बसें हो गई, उनको मुड़ने में बहुत सारी दिक्कत है। जब तक वो 3-4 बार उसको आगे पीछे नहीं करेंगे तब तक बस मुड़ेगी नहीं एक लोग, ठीक है। और बाकी ये है कि स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चे हो गए, आने जाने में उनकी दिक्कत अलग से रहती है। और बाकी क्या ही ना हुआ, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन को हमने लेटर भी दे रखा है यहाँ पे से बना के कि एक्शन यहाँ पे को लीजिए, क्योंकि अगर अभी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने के चांस है कि इसमें बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है आने वाले टाइम पे। ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से इसका कुछ कीजिए, सुधारीकरण या फिर जो भी इसका सॉल्यूशन बनता है वो आप लोग कीजिए। राजधानी देहरादून में एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग करने का मामला सामने आया। इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल देहरादून के बल्लूपुर चौक के पास एक रेस्टोरेंट पर एक युवती खाना लेने के लिए गई थी। जब उसने रेस्टोरेंट पर मौजूद एक विशेष समुदाय के युवक से खाना पैक करने के लिए कहा तो उस युवक ने महिला को आपत्तिजनक शब्दों में जवाब दिया, जिसका महिला ने विरोध किया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। युवती ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद युवक वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्टोरेंट पर मौजूद 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हर मुख्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। देखिए, ये प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया। और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। प्रारंभिक जांच में पाया गया
मृतक मंजेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या के पीछे क्या कुछ कारण रहे, ये बात साफ नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो पहले आरोपी सचिन को हरिद्वार से गिरफ्तार किया, फिर पूछताछ की तो पाया कि सचिन ने ही हत्या की थी। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में पुलिस की ओर से 4 गिरफ्तारियां की गई हैं। आज 30 तारीख को प्रातः चंद्रवनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहां नोन था और अपनी इच्छा से वहां पहुंचा होगा, चूंकि वहां खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीजों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहां इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहां से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। अब इसमें टोटल जो है 4 लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी, जो 4 लोग शामिल थे, जिसमें सचिन, अर्जुन गोसाई, संजय और फौजी जो फौज से रिटायर होकर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और अफजल जो विकासनगर का रहने वाला है। इसके अन्यत्र अन्य किसी का नाम भी इसमें प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक दिहाड़ी मजदूर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपी पति को पुलिस ने बिहार के पटना से अरेस्ट किया है। हत्या के पीछे पत्नी पर शक को वजह बताया जा रहा है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किया गया और अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज रही है। 4 नवंबर को थाना कनखल में जमालपुर कला जो एरिया है वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा अपनी जो पत्नी है उसके धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी, और जब पुलिस वहाँ पहुँची थी मौके पे तो उस समय अभियुक्त वहाँ से फरार था, और जो मृतका है वो वहीं घर में थी, उसके 2 बच्चे भी वहाँ थे। पुलिस के द्वारा जब इसमें छानबीन की गई तो ये बात संज्ञान में आई कि जो मृतका लक्ष्मी है उसका अपने पति से विवाद चल रहा था, सुरेंद्र यादव, और वो विवाद सिर्फ इस बात को लेके था कि जो अभियुक्त है वो अपनी पत्नी को जो उसके काम करना जो वो बाहर जाती थी उसको लेके उससे जलन भी रखता था, और उसको लेके उसके घर में आए दिन विवाद भी होता था। इसमें आगे की जांच पड़ताल की गई तो इसमें ये बात भी संज्ञान में आई कि जो अभियुक्त है वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करता है और अपनी लोकेशन भी लगातार बदलता रहा है, क्योंकि मामले में काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का यह मामला था। हत्या में बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या बिल्कुल बहुत रिहाइश एरिया में की गई थी, इसलिए लोगों का एक काफ़ी इसको लेके सेंटिमेंट्स भी थे। पुलिस ने कनखल के द्वारा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए CO सिटी के निर्देशन में लगातार इसके जो ठिकाने हैं उस पर पुलिस लगातार तवज्जो दे रही थी। बाद में संज्ञान में ये आया कि ये अभियुक्त है जो बिहार में जो अपना उसका मूल गांव है वहाँ ये चला गया है और वहाँ से नेपाल भागने की फिराक में ये है। 1 तारीख को पुलिस के द्वारा कल इसमें बिहार नेपाल में लालगंज के आसपास इसकी अरेस्टिंग की गई है। कल चौकी दौराहा कोतवाली बाजपुर पर सूचना मिली कि एक वाहन छोई मोड़ हाईवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस सूचना पर चौकी प्रभारी दौराहा में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और 2 गंभीर घायल व्यक्तियों को तत्काल 108 के माध्यम से CHC बाजपुर भिजवाया, जहां उपचार के दौरान एक घायल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे व्यक्ति को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी में सामने आया कि नींद की झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से कार डिवाइडर किनारे टकरा गई और यह हादसा हुआ।
उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड से बदमाशों का सफाया करने का सपना साकार करने में उत्तराखंड की मित्र पुलिस अब बदमाशों से पिस्टल और गोली का रिश्ता बना चुकी है। उद्यम सिंह नगर में जब से एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने चार्ज संभाला है तब से जिले में कई एनकाउंटर्स देखे जा रहे हैं। नानक मत्ता से लेकर किच्छा और किच्छा से लेकर जसपुर तक पुलिस की गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज जिले में सुनाई देने लगी है, जिसको लेकर किच्छा पुलिस ने देर रात गोकशी कर रहे एक बदमाश का पीछा करने पर जवाबी कार्रवाई में बदमाश पर फायर कर दिया, जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गई। आज सुबह किच्छा थाने में यह सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाने के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति गौ तस्करी का कार्य कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेके कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि उसका नाम तस्लीम कुरैशी है और उस पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं और पूछताछ की जा रही है। जितनी अभी पूछताछ की गई उसमें पता चला कि उस पर हत्या के मुकदमे, गौ तस्करी के मुकदमे, पशु चोरी के मुकदमे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई थानों में दर्ज हैं और जानकारी ली जा रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।